आज हम थ्रिलर ड्रामा कंप्लायंस पर चर्चा करेंगे। इसमें स्पॉइलर भी शामिल है, इसलिए सावधान रहें और आनंद लें। फिल्म की शुरुआत में हम सेंद्रा को देखते हैं, जो चिकविक रेस्तरां की एक शाखा की क्षेत्रीय प्रबंधक है। वह अपने कर्मचारियों के रेस्तरां पहुंचने का इंतजार कर रही है। उन्हें अपना दैनिक कार्य शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी है। बेकी और केविन अंतः पहुंचते हैं और सेंद्रा अपना भाषण शुरू करती है कि कैसे उन सभी को बहुत अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि एक फ्रेंचाइज गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक उनके रेस्तरां की जांच करने आ रहा है। अपनी संक्षिप्त मुलाकात के दौरान वह इस बात से भी चिंतित हो रही थी कि किसी ने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, जिसके कारण भोजन खराब हो गया। सेंद्रा उन्हें उन सभी नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए कहती है जो उन्हें पहले दिन से सिखाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास बेकन कम है, इसलिए वे प्रत्येक सैंडविच में बेकन की केवल 2 स्ट्रिप्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी वे खाली होते हैं उन्हें जगह साफ करनी पड़ती है। बाद में हम बेकी को उसके शिफ्ट मैनेजर मार्टी से बात करते हुए देखते हैं। बेकी का कहना है कि उसे ऐसा लगता है कि सेंद्रा को शायद उस पर संदेह है कि उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। मार्टी उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और बताता है कि यह केविन ही होगा। बेकी उसे उस नए लड़के के बारे में बताती है जिससे वह मिल रही है। इसके बाद सेंद्रा आती है और उन्हें अपने मंगेतर के बारे में बताती है और बाद में कहती है कि उसने अभी तक शादी का प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन चूंकि उसने उसके पिता से बात कर ली है इसलिए यह संभव है। जब बेकी अपने आदमी के बारे में बात करती है और बताती है कि कैसे वह उसे अपनी शर्टलेस तस्वीरें भेजता है, तो मार्टी कहता है कि अब वह इन सब चीजों के लिए बहुत बूढ़ी हो गई है। लेकिन सेंद्रा का कहना है कि वह बूढ़ी नहीं है। वह और उसका बॉयफ्रेंड कभी कभी इन उत्तेजक संदेशों का आदान प्रदान भी करते हैं। जब सेंद्रा चली जाती है तो बेकी और मार्टी हंसते हैं, लेकिन सेंद्रा उनकी बात सुन लेती है। वे फिर से लड़कों के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद सेंद्रा विभिन्न चीजों का निरीक्षण करना शुरू करती है। वह हेरोल से मिलती है और उसे आश्चर्य होता है कि वह पहले ही काम से छुट्टी ले चुका है। हेरोल ने बताया कि वह आज रात कुछ मिल्कशेक पीने के लिए उनके पास जा सकता है। वह उसे कुछ सिफारिशें देती है और वह चला जाता है। बाद में सेंद्रा को अपने प्रेमी वैन का फोन आता है और वह उसे बताती है कि आज रात वह कितनी व्यस्त है। वह उसे पूछती है कि क्या वह अपने दोस्तों के साथ जाकर कुछ मौज मस्ती कर सकता है। वह उसे पूछती है कि क्या वह वहाँ रात बिताने की योजना बना रहा है, और जब वह मना कर देता है तो वह कहती है कि उसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए उसे अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह उसे बहुत अधिक शराब न पीने की सलाह देकर कॉल समाप्त करती है। इस बीच बेकी, केविन और उनके सहकर्मी काउंटर पर बातचीत कर रहे हैं। सेंद्रा आती है और उन्हें इस तरह देखती है और उन्हें डांटती है। इसके बाद वह केविन से कहती है कि वह जाकर अपना सामान फिर से जमा कर ले और पूछती है कि बेकी सफाई क्यों नहीं कर रही है, जैसा कि उसे पहले आदेश दिया गया था। जब वह यह बातचीत कर रही होती है तो सेंद्रा को पुलिस की ओर से आए फोन कॉल के बारे में बताया जाता है। सेंद्रा अपने कार्यालय की ओर दौड़ती है और फोन उठाती है। वह अपना परिचय देती है और फोन पर दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति अपना परिचय अधिकारी डेनियल्स के रूप में देता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह वहाँ सुपरवाइजर है। वह कहती है हाँ। वह उसे बताता है कि वह अपने क्षेत्रीय पर्यवेक्षक के संपर्क में है और अब उसे उसकी मदद की जरूरत है। वह पूछती है कि क्या यह मामला रेफ्रिजरेटर का है, तो वह कहता है कि नहीं, यह मामला चोरी का है। एक रेस्तरां कर्मचारी ने एक ग्राहक के बैग से उसकी नकदी चुरा ली। वह उसे संभावित संदिग्ध का संक्षिप्त विवरण देता है और जब सेंद्रा कहती है बेकी, वह कहता है हाँ। डेनियल्स ने बताया कि क्षेत्रीय प्रबंधक ने उनसे कहा था कि सेंद्रा इस मामले को निपटाने में उनकी मदद करेंगी। वह उसे बताता है कि बेकी व्यापक आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और यहाँ तक कि उसका भाई भी इसमें शामिल है। सेंद्रा जाती है और बेकी को अपने कार्यालय में ले आती है। वह फोन पर डेनियल से उसकी बात कराती है, जो बेकी को बताता है कि उसके पास एक महिला है जो कहती है कि बेकी ने उसका पर्स चुराया है। बेकी इन दावों से इनकार करती है, लेकिन वह उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। इसके बाद डेनियल सेंद्रा से बेकी की जेबों की जांच करने और उसका फोन जब्त करने के लिए कहता है। जब सेंद्रा को बेकी की जेबों में कुछ नहीं मिलता तो वह उसे हिरासत में लेने और पुलिस के आने का इंतजार करने के लिए कहता है। सेंद्रा सहमत है। इसके बाद वह सेंद्रा से पूछता है कि क्या उसे बेकी की नग्न तलाशी लेनी चाहिए। सेंद्रा को ऐसा करने में असहजता महसूस होती है, लेकिन डेनियल्स उसे समझाता है कि ऐसा न करने पर जांच लंबी हो सकती है और बेकी की गिरफ्तारी हो सकती है। सेंद्रा बेकी को बताती है कि डेनियल्स ने उसे 2 विकल्प दिए हैं। उसे रात भर के लिए हिरासत कक्ष में रखा जाना चाहिए या उसके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली जानी चाहिए। बेकी किसी भी विकल्प को चुनने में सहज नहीं है, लेकिन जब सेंद्रा कहती है कि उसे एक चुना होगा तो वह कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन केवल तभी जब मार्टी उनके साथ कार्यालय में मौजूद हो। सेंद्रा मार्टी को लाने जाती है, जबकि बेकी अधिकारी से बात करती है। डेनियल का कहना है कि वह जानता है कि उसका बड़ा भाई अतीत में कानूनी परेशानी में रहा है और वह उसे बताता है कि वह अभी भी कानूनी परेशानी में है। जब बेकी अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है तो मार्टी और सेंद्रा आ जाते हैं। सेंद्रा मार्टी को वहाँ क्या हो रहा है इसकी संक्षिप्त कहानी सुनाती है और फिर वे कपड़े उतारकर तलाशी लेने लगते हैं। बेकी अपनी पैंट और शर्ट उतारकर सेंद्रा को दे देती है, जो डेनियल्स को बताती है कि उसे कुछ नहीं मिला। इसके बाद डेनियल सेंद्रा से अपने अंडरवियर की जांच करने को कहता है। सेंद्रा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह वैसा ही करती है जैसा उसे कहा जाता है। उसे इसमें कुछ भी नहीं मिला। जब वह ऐसा कहती है तो डेनियल्स कहता है कि यह किसी गुप्त जेब में छिपा हो सकता है और इसलिए पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। वह उससे बेकी के कपड़े उसकी कार में रखने के लिए कहता है। सेंद्रा को यह बात अजीब लगती है
लेकिन वह उसे यह कहकर समझा देता है कि बेकी के भाई पर ड्रग डीलिंग के धंधे में शामिल होने का संदेह है और हो सकता है कि वह भी इसमें शामिल हो। वह उससे कहता है कि वह जल्द ही वहां पहुंच जाएगा और तब तक उन्हें बेकी को रेस्तरां में सुरक्षित रखना होगा। सेंड्रा को काम करना है, इसलिए वह केविन से बेकी पर नजर रखने को कहती है। वह उसे कार्यालय की हर बात का संक्षिप्त विवरण देती है और उसे वही छोड़ देती है। केविन डेनियल से बात करता है और डेनियल्स उसे बेकी द्वारा अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एप्रन उतारने के लिए कहता है। केविन बेकी का दोस्त है, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। वह कमरे से बाहर चला जाता है और जब सेंड्रा उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह उसे बताता है कि वह बेकी के भाई को जानता है। उन्हें गलत व्यक्ति मिल गया है और बेकी उनकी दोस्त है। डेनियल सेंड्रा से बात करता है और उसे बताता है कि केविन एक परिपक्व पेशेवर व्यक्ति नहीं है और उसे बेकी के भाई के बारे में गोपनीय जानकारी उसे नहीं बतानी चाहिए थी। जब सेंड्रा कहती है कि उसके पास करने के लिए बहुत सारा काम है और वह बेकी पर नजर नहीं रख सकती, तो वह उसे विकल्प देता है कि या तो वह खुद काम करे या किसी और से काम करने को कहे। वह अपने प्रेमी को फोन करती है और वह रेस्तरां में आता है। सेंड्रा उसे स्थिति समझाती है और बेकी पर नजर रखने को कहती है क्योंकि वह भागने की कोशिश कर सकती है। वह अपनी ड्यूटी शुरू करता है और फिर डेनियल से फोन पर बात करता है। डेनियल्स उसे बेकी का एप्रन उतारकर उसका निरीक्षण करने का निर्देश देते हैं। वह कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसे फोन बेकी को देने का आदेश दिया जाता है। डेनियल्स उसे समझाता है और वह तलाशी के लिए राजी हो जाती है। वह अपना एप्रन उतार देती है और फिर डेनियल्स उसे जंपिंग जैक करने और झुकने के लिए कहता है ताकि वैन उसका ठीक से निरीक्षण कर सके। सेंड्रा अचानक अंदर आती है और वैन खुद को ढकने के लिए एप्रन को बेकी पर फेंक देती है। सेंड्रा डेनियल से बात करती है और बातचीत के दौरान बेकी उससे मदद मांगने की कोशिश करती है। सेंड्रा उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर हम केविन को मार्टी से बात करते हुए देखते हैं कि यह पूरी स्थिति कितनी खराब है और सेंड्रा के बॉयफ्रेंड का उस पर नजर रखना कितना अनुचित है। मार्टी और केविन इस बात पर सहमत है, लेकिन वे इस कृत्य को रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद डेनियल फिर से वैन से बात करना शुरू करता है, लेकिन उसके कार्ड का समय खत्म हो रहा है। वह यह कहकर इसे छिपाने की कोशिश करता है कि उसके घर में गंभीर स्थिति है। इसके बाद वह वैन से बेकी को पीटकर उसे दंडित करने के लिए कहता है क्योंकि उसने सेंड्रा के सामने ठीक व्यवहार नहीं किया था। वैन को यह विचार पसंद नहीं आता, लेकिन जब वह कहता है कि बाद में वह उससे कुछ सेवा करने के लिए कहेगा तो वह आश्वस्त हो जाता है। वैन उसकी पिटाई शुरू कर देता है और बेकी की दर्दनाक चीखें फोन पर मौजूद आदमी को सुनाई देती है। इसके बाद वह बेकी से बात करने के लिए कहता है, जहां यह संकेत मिलता है कि वह उससे वैन पर यौन क्रिया करने के लिए कहता है। बाद में सेंड्रा आती है और वैन को जो कुछ हुआ उसके बारे में असहज महसूस होता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है और अपनी कार में जाता है, जहां वह अपने एक मित्र को फोन करता है और कहता है कि उसने कुछ बहुत भयानक काम किया है। बाद में डेनियल सेंड्रा को निर्देश देता है कि उसे बेकी की सुरक्षा के लिए अब कोई दूसरा आदमी ढूंढना होगा। वह जाकर हेरोल्ड को देखती है जो मिल्क शेक लेने आया था। वह उसे पूरी कहानी बताती है और उस पर नजर रखने को कहती है। जब डेनियल उससे वही बात पूछता है जो उसने वैन से पूछी थी, तो हेरोल्ड क्रोधित हो जाता है और सेंड्रा से कहता है कि यह सही नहीं है। सेंड्रा को अंततः महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह अपने क्षेत्रीय प्रबंधक से संपर्क करती है। जब उसने उससे पूछा कि क्या उसने चोरी के बारे में किसी अधिकारी से बात की थी, उन्होंने बताया कि वह बीमार थे और किसी से बात नहीं कर रहे थे। उसे कुछ भी पता नहीं कि वह किस बारे में बात कर रही है। जब सेंड्रा उस आदमी से फोन पर बात करती है तो वह आदमी मजाक करता है और फोन रख देता है। केविन जल्दी से अपना नंबर निकालता है और नोट कर लेता है। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी। जांचकर्ता को यह एहसास होता है कि यह एक बार की बात नहीं थी, ऐसा पहले भी हो चुका है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। दुर्भाग्यवश संदिग्ध कभी पकड़ा नहीं जा सका और अब कड़ी मेहनत के बाद पुलिस अंततः उसे पकड़ने के करीब पहुंच गई है। उन्हें पता चलता है कि पूरे अपराध के पीछे का आदमी एक सामान्य परिवार वाला टेलीमार्केटर था। उसने ये कपटपूर्ण शरारतपूर्ण कॉल करने के लिए प्रीपेड कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया। बाद में बेकी कानूनी मदद मांगती है और उसके वकील उसे बताते हैं कि उसे सरकार पर मुकदमा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी के संबंध में उचित दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। और सेंड्रा अपनी नौकरी खो देती है और एक साक्षात्कार में वह सभी को बताती है कि वह निर्दोष है और उसने केवल वही किया जो उसे सही लगा। वह कहती है कि उनकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ऐसा ही करता। बेकी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उसने अपने प्रेमी वैन को छोड़ दिया। यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित थी, जिसमें एक व्यक्ति ने शरारतपूर्ण फोन कॉल के माध्यम से 70 से अधिक समान अपराध किए थे 30 अमेरिकी राज्यों में।